हिला बस। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी एर्टिगा के बारे में। तो ये कार है मारुति सुजुकी एर्टिगा और इस कार में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एसी, टाइमिंग चेन, फ्यूल इंजेक्टर, टर्बो चार्जर और इसका ट्रांसमिशन। तो बेसिकली अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ओवरऑल के लिए। और इस कार में मैनुअल ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड गियर की शिफ्टिंग की। यानी कि जब भी ये कार थर्ड गियर में शिफ्ट होती है तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो फर्स्ट और सेकेंड गियर पर गियर को शिफ्ट नहीं करता है। काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद भी वो शिफ्ट नहीं करता है। जब कार एक तरीके से रुक जाती है उसके बाद ही वो शिफ्ट होता है। तो हमने यहाँ पर अभी प्रेजेंट में इसका जो टर्बो चार्जर कोर है उसको चेंज कर दिया है। वो हमने इस वीडियो में शूट नहीं किया गया है और ना ही हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर की जो फिटिंग है उसका वीडियो शूट किया है। ओके, तो इसके फ्यूल इंजेक्टर और टर्बो चार्जर हमने रिप्लेस कर दिए हैं और फ्यूल इंजेक्टर को सर्विस करके लिया हुआ है। और अभी हम खोलने वाले इसके ट्रांसमिशन को। तो इसमें जो ट्रांसमिशन है वो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये जो कार है ये है फ्रंट व्हील ड्राइव। बेसिकली ये कार फ्रंट व्हील से ही ड्राइव होती है। और बाकी का कल स्पीड वगैरह भी हमने इसकी चेक की हुई है, सारी चीज़ें खोल करके। और अभी हम कर रहे हैं इसके ट्रांसमिशन को ओवरऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम ट्रांसमिशन के जो कुछ पार्ट हैं, बेसिक पार्ट, यानी कि इसकी जो ट्रांसमिशन होजिंग है, ये कुछ बेसिक टूल्स से हमने इसकी फिटिंग खोली हुई है। और ट्रांसमिशन के जो भी अंदर गियर वगैरह फिटिंग होते हैं ये आप देख सकते हैं सामने। जो भी आपके ये कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स गियर के लॉक वगैरह हैं, इन सभी पार्टों को हम हटा रहे हैं ट्रांसमिशन से खोल करके। तो इसमें आपको 12 mm के कुछ बोल्ट होते हैं, उनको बोल्ट को खोलना होता है। उसके बाद ही आप ये सिलेक्टर फॉर्क हैं इनको हटा सकते हैं। और अभी हम इस ट्रांसमिशन के जो भी ये गियर हैं, और अभी हम ये सबसे पहले इसका जो रिवर्स गियर है इसको हटाते हैं। तो ये छोटा सा एक स्मॉल गियर जो आप देख रहे हैं ये कार के अंदर बैक गियर है, यानी कि यही एक गियर ऐसा है जो कि सबसे छोटा है और बहुत ही पावरफुल गियर है। ये गाड़ी को रिवर्स करने का काम करता है, एक तरीके से उसकी रोटेशन है उसको चेंज करता है। ओके, और अभी हम निकालेंगे इसकी काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट और बाकी का हम खोलेंगे फिर इसका डैशबोर्ड वगैरह और अंदर जो कूलिंग कॉइल वगैरह हैं ये सभी पार्ट इसके खोलेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट में खोल रहे हैं इसका ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट और बेसिक जो इसमें ड्राइव शाफ्ट जहाँ पर फिटिंग होता है जो कि डिफरेंशियल होता है उस पार्ट को भी अभी हम अलग करेंगे इसका गियर बॉक्स से। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी हम इसको बोल्ट खोलने के बाद इसको थोड़ा सा आपको ज़ोर से निकालना होता है क्योंकि एक तरीके से इसकी वायरिंग है वो फिटिंग रहती है गियर बॉक्स के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको निकाल देना है इसके ट्रांसमिशन पार्ट को इसके गियर बॉक्स से अलग। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक बोल्ट वगैरह है इनको खोलना होता है। ओके, तो ये बड़ा वाला जो गियर है, यानी कि जिसमें जो बड़े बड़े जो गियर लगे हुए हैं इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड गियर फिटिंग है इस वाले गियर में। तो ये फर्स्ट और सेकंड का फॉर्क और ये है इसमें थर्ड और फोर्थ गियर। ओके, और जो फिफ्थ गियर है वो सबसे पीछे लास्ट में लगता है ट्रांसमिशन के लास्ट एरिया में। तो ये है इसका डिफरेंशियल जो कि हम आपको रोटेट करके चेक करा रहे हैं। तो डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई नॉइज़ है, बेरिंग वगैरह सब कुछ ओके हैं, एकदम परफेक्टली रन कर रहा है डिफरेंशियल। लेकिन हम इस पूरे ट्रांसमिशन को खोल करके क्लीन करेंगे क्योंकि ऑयल वगैरह भी सब कुछ ख़राब हो चुका है। तो ये गाड़ी जो है वो हमने खोली हुई थी लॉकडाउन के टाइम में। बेसिकली जब ये गाड़ी आई हुई थी तभी उसी टाइम पर लॉकडाउन लग गया था और ये सीधे सीधे 2 महीने कार खड़ी रही थी लॉकडाउन में। तो अभी हमने कुछ पार्ट इसके जो है वो फ्यूल वगैरह से धो रहे हैं इसको और उसके बाद हम फिर से पेट्रोल से धोएंगे। फिर उसके बाद हम इसे पानी से वॉश करेंगे अच्छे से क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है काफ़ी मैंने देखा बहुत ज़्यादा ही इसके ट्रांसमिशन में मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह लगी हुई है। और इंटरनल एरिया में भी यानी कि जहाँ पर इसमें गियर बॉक्स में जो ऑयल चलता है वो ऑयल भी काफ़ी बेकार हो रखा था, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी अंदर से गंदा हो रखा है। उसी की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली। और मारुति के कुछ गियर में प्रॉब्लम है भी, मारुति सुजुकी एर्टिगा है या क्रेटा है, वो सॉरी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो डिज़ायर है, इन सभी में ये प्रॉब्लम आती रहती है। और ये है इसका ट्रांसमिशन पार्ट। तो अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। तो ये आपको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है। ओके, ये देखिए कितना ब्लैक हो रहा है पूरा गियर बॉक्स। तो एक बार हम आपको अभी दिखा रहे हैं इसको अच्छे से क्लीनर से क्लीन करके, उसके बाद हम इसको पानी से वॉश करके क्लीन करेंगे। तो काफ़ी अंदर से इंटरनल बहुत ज़्यादा ही इसमें गंदगी भरी हुई है, तो पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है। तो इसको पूरा अच्छे से क्लीन करने आए। क्लीन करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे जो भी इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एसी या जो भी पिकअप वगैरह से रिलेटेड। तो पिकअप के लिए हमने टर्बो चार्जर चेंज कर दिया। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है मारुति सुजुकी एर्टिगा VDI डीजल वर्जन। तो इस कार में आज हम करने वाले हैं इस कार का जो एसी है उसको सर्विसिंग। और मेनली जो ये वीडियो है ये है ट्रांसमिशन के ऊपर, यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसके जो फर्स्ट सेकंड
गियर में ये प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम आती है वो आती है फर्स्ट एंड सेकंड गियर में। यानी कि उसको जब भी आप थर्ड गियर में कार को ड्राइव करते हैं और थर्ड गियर से आप डाउन शिफ्ट लेते हैं सेकंड गियर के लिए, तो गियर जो है एक तरीके से मैं कहूँ तो लग नहीं पाता है प्रॉपर। उसको कार को रोकना पड़ता है, कार को रोकने के बाद ही वो आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी आप देख सकते हैं हमने इस कार का जो डैशबोर्ड है उसको खोला हुआ है। यानी कि इस डैशबोर्ड को खोलने का जो रीज़न है वो है इसकी कूलिंग कॉइल। बेसिकली इसी का जो कूलिंग है वो एक तरीके से मैं कहूँ तो इसमें कार में काफ़ी टाइम से सर्विसिंग हो नहीं पाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके इंटरनल एरिया पे कितनी डस्ट वगैरह यहाँ पर जमी हुई है। पूरा एरिया जो है कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि काफ़ी डस्ट है आगे की साइड से। तो इसमें जो कूलिंग कॉइल होती है एक तरीके से वो चौक हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो आउटसाइड की एयर आती है वो कार के अंदर जो कूलिंग कॉइल पार्ट होता है उसके ऊपर आकर के एक तरीके से वो नमी से उस कूलिंग कॉइल को गला भी देता है और चौक भी कर देता है, जिसकी वजह से एयर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो वो सारे पार्ट भी हम इसमें क्लीन कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी जो एसी की सर्विसिंग है उसको भी कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं इसके कुछ सस्पेंशन के पार्ट। तो यहाँ पर ये है इसकी जंपिंग रॉड, ये इसका सब फ्रेम यानी कि इसका चेसेस, और इस साइड इसके सॉक एब्जॉर्बर वगैरह, ब्रेक कैलिपर, और अभी हमने इसका जो सब फ्रेम वगैरह है यानी कि चेसेस वगैरह है सब कुछ डाउन किया हुआ है। ये आप इस साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसमें कंप्लीट पूरा जो भी हमारा वर्क है वो अभी हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि इसके जो इंजेक्टर वगैरह थे उनकी भी हमने सर्विस कम्प्लीटली कर दी है। और इस साइड यहाँ पर अभी हमने खोला हुआ है इसका ट्रांसमिशन, जैसा कि ये देख सकते हैं इस साइड पूरा जो एरिया है खाली है इस साइड। तो यहाँ पर जो भी फिटिंग थी इसकी कॉबल टॉप वगैरह वो हमने ऊपर से हटाई हुई है, क्योंकि डैशबोर्ड वगैरह हम खोल रहे हैं, एसी गैस वगैरह इसकी निकाली हुई थी। तो इस साइड ये देख सकते हैं आप, लेफ़्ट साइड से भी पूरा जो उसका सस्पेंशन है खोला हुआ है। और ये था इस कार का डैशबोर्ड। तो ये साइड इसमें हमने पूरा कम्प्लीटली इसकी जो स्टीयरिंग फिटिंग है यानी कि स्टीयरिंग का ये कॉलम है उसको कम्प्लीटली फिटिंग सही थी हमने इसमें निकाला हुआ है। इसकी जो वायरिंग हार्नेस है वो भी डैशबोर्ड में बिल्कुल फिटिंग है। ये इसकी मोटर वगैरह सब कुछ फिटिंग है, फ्यूज बॉक्स वगैरह भी इसमें फिटिंग है, BCM वगैरह भी फिटिंग है। तो इस साइड से भी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए लेफ़्ट साइड से। तो अभी हम इस पूरे कम्प्लीटली इस पार्ट को बाहर निकाल लें। तो इसके कुछ बोल्ट्स वगैरह हैं जो कि हमें आगे की साइड से खोलने होते हैं, यानी कि इस कवर वगैरह को हटा करके अभी हम निकाल रहे हैं इसके पूरे कंप्लीट पार्ट को। तो जो इंटरनल बोल्ट है ये आप इस जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि ये सामने इस जगह पर नट कसा हुआ है, ओके। और इस साइड भी यहाँ पर नट कसा हुआ था, सामने भी नट कसा हुआ था, जो कि अभी हमने खोल दिया है। तो ये सभी नटों को खोल करके इसकी जो कूलिंग कॉइल है इसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो करेंगे इस कूलिंग कॉइल की भी सर्विस। तो उसका जो वीडियो है हम आपको एक स्पेशली अलग वीडियो बना के दिखाएंगे, किस तरीके से आपको उसका जो फिटिंग है वो करना होता है, ओके। और किस तरीके से हम उसको क्लीनिंग वगैरह करेंगे और कैसे कैसे हमें गैस रिचार्ज वगैरह इसमें करनी होती है। तो करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वीडियो, वो है इस ट्रांसमिशन के लिए। तो ये है इस कार का ट्रांसमिशन जो कि अभी हमने खोला हुआ है। तो ये इसके हॉजिंग है, और ये है इस साइड इसके क्वार्टर साफ्ट और मेन साफ्ट, और ये इसके कुछ रोलर वेलर यानी कि ये इसके निडल बेरिंग है, और ये इसके बेरिंग, और ये इसके गियर शिफ्टर फॉर्क, ये इसके स्लेब, और ये साइड है इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग। तो ये इसका 5th गियर है, और इस साइड ये इसके कुछ बोल्ट्स वगैरह, ये इसका रिवर्स गियर पिन, रिवर्स गियर, एंगेज गियर, और इसका गियर सिलेक्टर लीवर, और इसका ये है डिफरेंशियल गियर, ओके। तो अभी हम इसमें कम्प्लीटली पूरा फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे जो पार्ट है वो है सिंक्रोनाइजर रिंग। तो इसकी जो MRP है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर ये MRP मेंशन करके दी हुई है। 1690 रुपये इसका पार्ट की MRP है, और उस पर लिखा हुआ है रिंग गियर असेंबली लोअर गियर, ओके। तो ये हर गियर पर एक रिंग इसमें फिटिंग होती है, यानी कि फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट गियर पर ये एक पैकेट इसमें फिटिंग करना होता है, सेकंड गियर है तो सेकंड पे एक फिटिंग करना होता है, थर्ड है तो थर्ड पे एक और, ओके। और इस साइड ये है इसका पूरा कंप्लीट टाइमिंग बॉक्स, बेसिकली इसमें टाइमिंग किट आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें जो पार्ट देखने को मिलेगा, चेन मिलेगी, गाइड मिलेगी, टेंशन मिलेगा और गाइड देखने को मिलेगी। जिसमें टाइमिंग गियर होते हैं वो आपको अलग से परचेज करने होते हैं, और इसका पार्ट की जो MRP है वो है 2503 रुपये, ओके। और इस साइड ये है इसका सर्विस पार्ट, यानी कि इसका ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और इंजन एयर फिल्टर। और इस साइड ये कुछ छोटे मोटे पार्ट्स, यानी कि इसमें जैसे कि कुछ टेप और वायरिंग हार्नेस के लिए टेप वगैरह है, क्लिप वगैरह है, और ये इसकी क्लच बेरिंग वगैरह। तो ओके, अभी हमने इसे पूरा पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, इसको क्लीन करके धो करके अच्छे से। तो अब फिटिंग करने वाले हैं हम इसमें फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड गियर की जो पहचान करनी है, ये इसका मेन साफ्ट है। यहाँ पर इन दोनों साफ्ट में ही ये दोनों गियर हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर है वो इस वाली साफ्ट में है, थर्ड और फोर्थ जो गियर है वो इस वाली साफ्ट में है। तो यानी कि 2 गियर आपको एक साफ्ट में देखने को मिलते हैं और 2 गियर आपको एक साफ्ट में देखने को मिलते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग। बेसिकली इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो थी सेकंड गियर नहीं लगता था जब भी हम थर्ड गियर से डाउन शिफ्ट करते थे। तो सेकंड गियर की जो सिंक्रोनाइजर है इस पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे। तो अभी निकालते हैं इस पूरे पार्ट को और किस तरीके से ये आपको फिटिंग करना है ये आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो ये अभी हम इस साइड इसकी जो पुरानी सिंक्रोनाइजर रिंग है इसको लॉक हटा करके यहाँ से निकालेंगे बाहर। तो इस जगह पर ये आपको एक लॉक हटाना होता है। इस लॉक को हटा करके ये पुरानी सिंक्रोनाइजर है ये आप देख सकते हैं इस जगह पर ये कट गई है साइड से, हल्की हल्की ये प्ले आ जाती है जिसकी वजह से ये सिंक्रोनाइजर जो है एक तरीके से आपको चेंज करनी पड़ती है क्योंकि ये इसमें रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये पार्ट रिप्लेस करेंगे और इस जगह पर अभी हमने निकाली हुई है ये कूलिंग कॉइल और ये है इसका ब्लोअर और ये है इसका एसी केबिन फिल्टर। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से चोक हो रखी है, यानी कि डस्ट वगैरह की वजह से और एसी को चोक होने की वजह से जो एयर का फ्लो है वो कम हो जाता है। कभी कभी आपने कार में देखा होगा कार जब 2 से 3 साल पुरानी हो जाती है तो एयर का फ्लो जो होता है नई कार, क्योंकि नई कार के कंपेयर में अगर हम देखेंगे नई कार का जो एयर फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पुरानी कार का एयर फ्लो कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये कूलिंग कॉइल है वो चोक हो जाती है। तो उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद इसको फिर फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद इसमें गैस वगैरह रिचार्ज करेंगे। तो अब करते हैं इस कार में इसकी सिंक्रोनाइजर फिटिंग। तो ये थी इसकी पुरानी सिंक्रोनाइजर रिंग जो कि इस जगह पर फिटिंग होती है और बेसिकली ये 3 पार्ट में पीस होता है, यानी कि एक ये आप देख सकते हैं छोटा सा स्मॉल, इसमें ये एक तरीके से पीतल का रिंग है, फिर उसके बाद एक ये स्टील का रिंग है जो कि इस तरीके से इसके ऊपर फिटिंग होता है। थर्ड नंबर जो रिंग है वो इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग होता है इसके ऊपर, स्टील वाले रिंग के ऊपर। ओके, तो ये इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट एक सेट बन जाता है सिंक्रोनाइजर का और ये फिटिंग हो जाता है यहाँ गियर बॉक्स, यानी कि इसके गियर के ऊपर, जिस गियर के ऊपर जो गियर है यानी कि उसी गियर के ऊपर उस सिंक्रोनाइजर को फिटिंग किया जाता है। तो ये इस तरीके से फिटिंग हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इसकी जो पुरानी सिंक्रोनाइजर रिंग है यानी कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से कट गई है और यहाँ से भी कट रही है और मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी कट गई है और ऐसे ही ये भी इस साइड से कट गई है। ओके, तो ये होता क्या है जब भी हम गियर को चलाते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा हमने सेकंड गियर में हमने एक्सीलेटर दबाया और फिर एक्सीलेटर छोड़ दिया, फिर दबाया, फिर छोड़ दिया, तो होता क्या है कि जो झटका बनता है ना क्लच प्लेट से लेकर के पूरे व्हील तक का, वो झटके के आने की वजह से यानी कि इस तरीके से इसमें प्ले होती है और प्ले की वजह से ही ये धीरे धीरे कट जाती है। तो अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से इसमें इतना हैवी मेटल वो यूज नहीं किया गया कि ये कटे ना, क्योंकि ये हल्का मेटल है इस वजह से ही जल्दी कट जाता है। ओके, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये पीतल का है इसीलिए जल्दी कट जाता है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं साइड में और ये है इसका न्यू रिंग और ये मैंने आपको दिखा दिया, इसका पार्ट नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया है, इसका प्राइस वगैरह यहाँ मेंशन किया है। तो ये आपको MGP जेन्युइन पार्ट है, देख सकते हैं इस जगह पर। और अभी हम इसकी पैकिंग खोल करके दिखा देते हैं आपको इसमें ये न्यू रिंग। तो ये देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया गया है मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट। और इसमें आपको ये पूरा एक सिंक्रोनाइजर का पूरा कंप्लीट सेट देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पुराने वाले में देख के बताया था। ये एक स्मॉल रिंग होती है, इसके ऊपर फिर एक ये स्टील रिंग और उसके ऊपर से जो मेन इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग है उसको कवर करने के लिए इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट सेट है जो कि फिटिंग करना होता है। तो ये था इसका पुराना सेट और ये है इसका न्यू सेट। ओके, तो अभी हम इस नए वाले सेट को इस मेन शाफ्ट में फिटिंग करेंगे। तो इस मेन शाफ्ट में सबसे नीचे की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पर फिटिंग है इस मेन शाफ्ट में एक ये रोलर बेरिंग, उसके बाद ये नेटल बेरिंग। ओके, और ये है इसका पिनियन गियर जो कि ये कंटिन्यू ड्राइव करता है उस टॉप पिनियन को। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसका फर्स्ट गियर। तो ये सबसे पहले ये आपको यहाँ पर इसमें फर्स्ट गियर फिटिंग करना होता है। तो बेरिंग आपको अच्छे से चेक कर लेना है, बेरिंग बिल्कुल ओके होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट गियर लगा देना है। ये है इसका फर्स्ट गियर का सिंक्रोनाइजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी कहीं से डैमेज नहीं है ना ही कटाई, क्योंकि ये न्यू पार्ट है। और जो पुराना पार्ट है जो कि गियर की प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है हल्का सा कटने की वजह से ही, क्योंकि हल्का सा भी अगर ये ख़राब हो जाएगा, स्क्रैचेज आ जाता है, तो ये पार्ट आपको रिप्लेस करना होता है। तो ये इस तरीके से अभी हम इस नए पार्ट को यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है जो सिंक्रोनाइजर रिंग है ये अच्छे से एकदम गियर पे फिक्स हो जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल इस तरीके से फिटिंग होती है। ओके, तो ये फिटिंग हो गई है इस जगह पर, इस फर्स्ट गियर के ऊपर इसकी जो सिंक्रोनाइजर रिंग है इसको इस तरीके से अभी हमने फिटिंग कर दिया। और यहाँ पर आपको गियर चेक कर लेना है, कोई प्ले वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इसका जो गियर का हब होता है उस पार्ट को।
तो ये होता है इसका गियर का हब, ये है इसका सिलेक्टर। बेसिकली आप इसको सिलेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि यही काम करता है फर्स्ट गियर और सेकंड गियर को शिफ्ट करने का। और ये इस तरीके से ड्राइव होता है, यानी कि जब ये फर्स्ट गियर को शिफ्ट करेगा तो यहाँ अगर न्यूट्रल कंडीशन पे यहाँ बीच में रहेगा, ना ही इधर ओवर ना ही इसके राइट साइड में ओवर। जब आप फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं तो ये साइड आ जाता है, और जब आप सेकंड गियर शिफ्ट करते हैं तो ये साइड ट्रेवल करता है। तो अभी इसके बीच में आपको कुछ लॉक लगाने होते हैं, क्योंकि जब आप सेकंड गियर डाल देते हैं तो वो सेकंड गियर रुका रहता है। उसको रोकने के लिए यहाँ पर लॉक फिटिंग होते हैं, जो कि ये 2 वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर की साइड में यहाँ पर लॉक फिटिंग है, और इसके ऊपर अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें 3 लॉक। बेसिकली जो कि वायर को एक तरीके से टेंशनर देने का काम करेंगे, यानी कि स्प्रिंग बनाने का काम करेंगे। तो ये इस टाइप के लॉक होते हैं। तो इस लॉक को रोकने के लिए यहाँ पर आपको ये लॉक हैं इस तरीके से फिटिंग करने होते हैं। डॉग, बेसिकली आम भाषा में आप इन्हें डॉग बोल सकते हैं, या आप इन्हें शिफ्टर लॉक भी बोल सकते हैं। तो ये एक स्लिप पे आपको 3 पार्ट लगाने होते हैं। तो अभी हम इस पार्ट को फिटिंग करेंगे इस शाफ्ट के ऊपर। तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना है, ध्यान में रखना है। ये वाला जो एरिया है इसको आपको नीचे की साइड रखना है, और जो गियर वाला एरिया है इसको आपको ऊपर की साइड रखना होता है। तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है। पूरा तो यहाँ पर आपको जो गियर है, इस गियर के ऊपर इस हब को अच्छे से फिटिंग करना है। बेसिकली ये इसका सिलेक्टर है, यानी कि स्लिप, और ये इसका नीचे फर्स्ट गियर। तो यहाँ पर हमने जो सिंक्रोनाइजर है इस जगह पर फिटिंग कर दी है, और ये इसका सिलेक्टर। और इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे इसकी दूसरी सिंक्रोनाइजर रिंग, और उससे पहले हमें लगानी होती है इसका लॉक। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग, और ये थी इसकी फर्स्ट गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग। तो ये इसकी सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग थी। तो जो फर्स्ट गियर की है वो हमने नीचे की साइड लगा दी है, जो कि इस बॉक्स में थी। और ये है सेकंड बॉक्स, यानी कि दूसरा बॉक्स। इसके अंदर भी दूसरी सिंक्रोनाइजर रिंग है, जो कि हम इस पार्ट के ऊपर फिटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेंशन किया है मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट। तो उससे पहले हमें लगाना है ये लॉक। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो लॉक था उसको फिटिंग कर दिया है, और अभी हम इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसकी ये सिंक्रोनाइजर रिंग। तो इसको भी खोल देते हैं। और ये भी आपको 3 पार्ट में देखने को मिलती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर है, आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। और ये है इसका सेकंड गियर। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी इसको फिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ये 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, जो कि आप इन छोटे छोटे होल्स में यहाँ पर फिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और उससे पहले आपको लगानी होती है इसकी रोलर बेयरिंग। तो उससे पहले हम यहाँ पर इसकी जो बेयरिंग है उसको फिटिंग करेंगे। तो ये है इसकी बेयरिंग। तो इस पर आपको हल्का सा लुब्रिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लुब्रिकेशन करके इस बेयरिंग को इस जगह पर फिटिंग करना है। और ये है इसका सेकंड गियर, तो इसको भी फिटिंग करना है इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर, और ये है सेकंड गियर। तो ये फर्स्ट गियर की सिंक्रोनाइजर है वो नीचे की साइड फिटिंग है, और सेकंड गियर की ऊपर की साइड। तो ये है इसका सिलेक्टर। अब आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पर गियर जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे की साइड इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो जो फर्स्ट गियर है वो इंगेज हो जाता है। अगर आप ऊपर की साइड करते हैं तो ये सेकंड गियर इंगेज हो चुका है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं सिंक्रोनाइजर या गियर काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये बिल्कुल एकदम ओके है। अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंक्रोनाइजर में, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी मेनली वो थी इन पार्ट के अंदर, यानी कि ये 2 सेट हैं। ये हैं सिंक्रोनाइजर रिंग के सेट, और जो कि इस कार में ख़राब हो चुके हैं, जो हमने इसमें दोनों सेट इसमें फिटिंग कर दिए हैं। ओके, ये दोनों बॉक्सेस में जो आए थे। और अभी हम इसको हटा देते हैं साइड में, और बाकी का जो पार्ट है इसके ऊपर का फिटिंग करेंगे, यानी कि इसके ऊपर की जो क्वांटर गियर हैं उनको फिटिंग करेंगे। यानी कि सेकंड गियर फिटिंग होने के बाद ये इसका सेकंड गियर फिटिंग हो चुका है, और ये इसका काउंटर गियर है। तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है अच्छे से। ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। जो ऊपर वाला ओवर वाला एरिया ये आपको ऊपर की साइड रखना है, और जो फ्लैट वाला एरिया है इसको आपको नीचे की साइड इस तरीके से फिटिंग करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको हैमर का यूज करना होगा। आप यहाँ पर प्लास्टिक हैमर यूज कर सकते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया।
तो ये इस तरीके से अभी हमने इसका जो काउंटर गियर था उसको फिटिंग कर दिया। तो यहाँ पर आपको प्ले चेक करनी होती है सेकंड गियर के बीच में और इस काउंटर गियर के बीच में। ये सेकंड गियर में प्ले नहीं होनी चाहिए, बहुत ही हल्की प्ले होनी चाहिए जितना कि ऑयल जा सके बेरिंग के अंदर। ओके, और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका एक ये स्लिप होता है छोटा सा, आप देख सकते हैं। एक तरीके से आप इसको पाइप का टुकड़ा भी बोल सकते हैं, ये इस टाइप का है। और जो एक तरीके से यहाँ ये सिम का काम करता है। और इसके ऊपर अभी हम फिटिंग करेंगे इसका दूसरा काउंटर गियर। तो इसको फिटिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है ये वाला जो पार्ट है इसको आपको नीचे की साइड लेना होता है, यानी कि जो फ्लैट वाला एरिया है इसमें आपको ऊपर की साइड रखना है, और जो ओवर वाला एरिया है इसको आपको नीचे की साइड रखिएगा। अब हम इसके ऊपर फिटिंग करने वाले हैं इस पार्ट को, यानी कि ये है इसकी रोलर बेरिंग, और इसको इस तरीके से हमें फिटिंग करना है। तो ये भी हमें इस जगह पर यहाँ तक फिटिंग करना है, यानी कि इस गियर को अच्छे से दबा के रखें। और इसकी जो लेवल है ये आप देख सकते हैं यहाँ तक है, इसके ऊपर फिर ये ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बेरिंग को भी हम फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसको कम्प्लीटली पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, यानी कि ये इस जगह पर फिटिंग कर दिया इसका फर्स्ट गियर, ये इसका सेलेक्टर, और इसके बीच पे है दोनों साइड इसकी फर्स्ट और सेकंड गियर की सिंक्रोनाइज रिंग। ये इसका सेकंड गियर, ये इसका काउंटर गियर, बीच में सिम, एक और काउंटर गियर, ऊपर सबसे बेरिंग। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो इस साइड है, यानी कि ये है इसकी दूसरी मेन शाफ्ट, या आप इसको टॉप भी बोल सकते हैं। तो इस साइड यहाँ पर फिटिंग है, ये इसका थर्ड गियर, ये आप इस जगह पर देख सकते हैं इसका थर्ड गियर है, और ये है इसका फोर्थ गियर। ओके, तो जो जितना बड़ा गियर होता है तो वो उतना ही नंबर के हिसाब से छोटा होता है, यानी कि फर्स्ट गियर आप देख सकते हैं साइज़ में सबसे ज़्यादा देखने में बड़ा है, तो लेकिन ये फर्स्ट गियर है। उससे छोटा ये गियर है तो ये सेकेंड गियर है, और उससे भी इस गियर से भी छोटा ये वाला गियर है तो ये थर्ड गियर है। ओके, और उससे भी छोटा ये गियर है तो ये फोर्थ गियर है, और इससे भी छोटा एक और गियर है जो कि फिफ्थ गियर है, वो इस जगह पर है, आप देख सकते हैं ये। ओके, तो अभी हम इस पूरे पार्ट को फिटिंग करेंगे इस पार्ट के अंदर, यानी कि इस गियर बॉक्स की होजिंग के अंदर। तो ये है इसके पुराने पार्ट जो कि हटा दिए इसको रिप्लेस करके, और जो हमने थर्ड और फोर्थ की भी सिंक्रोनाइज रिंग मंगाई हुई थी, लेकिन वो हमने इसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर के हिसाब से इसमें फर्स्ट और सेकंड की प्रॉब्लम थी, और हम इसमें फर्स्ट और सेकंड की ही जो सिंक्रोनाइज है उसको चेंज कर रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ के जो सिंक्रोनाइज है उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी करते हैं इसका गियर बॉक्स होजिंग के अंदर इसका कंप्लीट गियर बॉक्स, यानी कि इसका जो एक तरीके से गियर का जो पूरा पार्ट है, एक तरीके से पूरा मैकेनिज्म है, उस पार्ट को हम इस पार्ट के अंदर फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फिटिंग करना है इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ये वाला होता है, और इसकी नीचे की साइड यहाँ पर आपको बेरिंग के अंदर पहले लगाने से पहले लुब्रिकेशन कर लेना है। तो अभी हम इसके ऊपर लुब्रिकेशन कर रहे हैं जिससे कि बेरिंग को घुमाते टाइम आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, और हमने इस पूरे पार्ट को अच्छे से क्लीन करके ले लिया है, अंदर कैसा भी कहीं कोई डस्ट वगैरह नहीं है। स्पेशली बाहर की सफाई से ज़्यादा बेटर है कि आप अंदर की सफाई अच्छे से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंदर अगर ज़रा सी भी डस्ट रह जाती है तो मैकेनिज्म जो भी होता है गियर का या इंजन का, उसको एक तरीके से प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं फिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आवाज़ वगैरह की या टाइटनेस वगैरह की। तो ये इस तरीके से अभी हमने इसका जो डिफरेंशियल है इसको फिटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर आएगा इसका पिनियन शाफ्ट जो कि इस जगह पर है, और नीचे की साइड ये बेरिंग सीट है, यहाँ बेरिंग, और यहाँ पर इसकी टॉप बेरिंग, और ये है इसकी ऑयल सील, इस जगह पर यहाँ फिटिंग करेंगे हम। तो अभी हम ये सभी जगह पर लुब्रिकेशन कर देते हैं पहले, और इस जगह पर यहाँ पर आएंगी इसकी शिफ्टर रॉड, यानी कि जो गियर को शिफ्ट करने का काम करती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या रिवर्स गियर या न्यूट्रल कंडीशन में करने का, जो कि ये फॉर्क वाली जो रॉडें हैं, ये फॉर्क की रॉडें हैं, ये इस जगह पर फिटिंग होती हैं। तो करते हैं इसको इस जगह पर फिटिंग अभी पूरे कंप्लीट गियर को। तो ये आपको इस तरीके से फिटिंग करना है, जो ऑयल सील है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, प्यार से ही इसमें अच्छे तरीके से इसको फिक्स करना होता है। और ये दोनों शाफ्ट यहाँ फिटिंग करनी है, और नीचे की साइड यहाँ पर आपको बेरिंग अच्छे से चेक करके बैठाना होता है। सही है, उसी में सही है। अब सही बैठा तो था, वो निकाल दिया ना, बस आता एक बार। तो ये इस तरीके से आपको अच्छे से फिटिंग करना है, और जैसे ही दोनों शाफ्ट यहाँ पर फिक्स हो जाती है उसके बाद आपको एक प्लास्टिक का हैमर लेना है, और प्लास्टिक के हैमर से आप यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के हैमर से यहाँ पर आप धीरे धीरे आप इम्पैक्ट कर सकते हैं इसको। और जो गियर बॉक्स है ये यहाँ नीचे की साइड, यानी कि आप ये बेरिंग देख सकते हैं, ये बेरिंग से यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ओके, और थोड़ा थोड़ा आपको उसको मूवमेंट करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको उसको हिलाते रहना है। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको एक जगह पर कहीं इम्पैक्ट करना पड़े, या किसी गाड़ी में होता क्या है आपको ना भी करना पड़े, इजीली बैठ जाए, क्योंकि काउंटर सा ये होता क्या डिफरेंशियल कभी कभी ऊपर या नीचे की साइड हो जाता है, जिससे आपको बैठाने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए।
तो जैसे ही ये बेरिंग यहाँ एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है एकदम, यानी कि इसका जो फेस है इससे एकदम मैच हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं जो गियर बॉक्स का पार्ट है मैकेनिज्म वो पूरा एक तरीके से फिक्स हो चुका है। अब इसके बगल से हम यहाँ पर लगाएंगे इसका रिवर्स गियर और फिफ्थ गियर का फॉर्क, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसका फॉर्क की एक प्लेट, और यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसके रिवर्स गियर की पिन। ओके, तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको यहाँ पर जो रिवर्स गियर की रॉड है ये इस तरीके से आपको फिटिंग करनी है। ओके, और ये इसका फॉर्क जो कि गियर रिवर्स गियर को एंगेज करने का काम करेगा। ये यहाँ पर आपको इस छोटे से होल को इस पिन में फिटिंग करना होता है, और ये वाली जो पिन है ये पिन आप देख सकते हैं, ये वाली पिन आपको यहाँ रिवर्स गियर के पीछे बैक साइड में यहाँ पर फिटिंग करनी होती है इस तरीके से। और इस साइड आपको यहाँ पर 2 बोल्टों को फिक्स करना होता है, बोल्ट, और ये हैं इसके 2 बोल्ट जो कि आपको यहाँ इस जगह पर फिटिंग करने होते हैं, और इन दोनों बोल्टों को आपको टाइट कर देना है। तो ये दोनों बोल्ट आपको टाइट कर देने अच्छे से, दबा रहेगा देखो। तो इन दोनों बोल्टों को टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होता है 12 mm का सॉकेट सेट। तो ये इस तरीके से अभी हमने इसके दोनों बोल्टें को टाइट कर दिए हैं। ओके, और ये आप इसको इस तरीके से तीनों जो फॉर्क हैं इनको आपको एक लेवल पे रखना होता है इस तरीके से। तो जो जब ये एक कंडीशन पे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से न्यूट्रल पोजीशन है, और जब भी ये नीचे या ऊपर की साइड होती है तो ये गियर लगी हुई पोजीशन है, यानी कि गियर गाड़ी गियर बॉक्स के अंदर अभी फंसा हुआ है। तो इसको आपको जब भी फिटिंग करना होता है इस कंडीशन पे फिटिंग करना होगा। तो अभी करेंगे इसका बाकी का पार्ट फिटिंग, यानी कि इसके ऊपर की जो बॉडी है उसका जो हजिंग है उसको फिटिंग करते हैं। लटका ले वो भी स्टार्ट कर लिया, बोल। हाँ कर दिया, और तो नहीं है कुछ है ना, लगा ले ट्यूब वगैरह। तो इस पार्ट को यानी कि इस हॉजिंग को फिटिंग करने से पहले आपको इस एरिया पे अच्छे से आपको पूरा क्लीन कर लेना है, यानी कि इसको यूज करने के लिए इसकी जो लीकेज है इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर हम इसमें यूज करने वाले हैं 3 बॉन्ड। ओके, जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ये ग्रे कलर का है, यानी कि जिस कलर का गियर बॉक्स है उसी कलर का इसके अंदर सिलिकॉन भरा हुआ है, और उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम इस जगह पर रेड या किसी और कलर का यूज करेंगे तो वो अलग ही दिखता है कि ट्रांसमिशन जो है वो रिपेयर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलिकॉन है, और हाई टेम्परेचर भी अच्छे तरीके से झेल सकता है, यानी कि अगर ये गियर बॉक्स कितना भी हीट हो जाता तो लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है इन गियर में। ओके, तो ये सिलिकॉन इस ट्रांसमिशन के ऊपर अभी हम यूज करने वाले हैं। इसको पहले अच्छे से जो पुराना सिलिकॉन है उसको हटा देते हैं, क्योंकि कंपनी भी कभी भी सिलिकॉन यूज करती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रे कलर का ही सिलिकॉन यहाँ पर आपको यूज करने को मिलेगा, यानी कि इसी कलर का जिस कलर का ये ट्रांसमिशन होता है। तो इस पूरे पार्ट को भी क्लीन करके इसके ऊपर सिलिकॉन लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसका 5th गियर और बाकी का पार्ट, यानी कि 5th गियर का जो ऊपर का फॉर्क वगैरह है। तो ये आप देख सकते हैं ये उसी गियर कलर का है जिस कलर का ये ट्रांसमिशन है। तो इसको इस तरीके से फिट लगा देना है आपको अच्छे से। ले खड़े होकर लगा देते। और ये आपको ज़्यादा ओवर भी नहीं लगाना होता है, और उस हिसाब से लगाना है कि गियर बॉक्स के अंदर भी ना जाए, क्योंकि अंदर जाएगा तो वो फिर गियर की जो लाइन वगैरह होती है, जो होल्स होते हैं गियर ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, वो चोक हो सकते हैं। तो आपको एक लिमिट में ही लगाना होता है, बहुत ही हल्के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी हमने पूरे ट्रांसमिशन पे लगा दिया है पूरा कंप्लीट सिलिकॉन, और इसके ऊपर लगाते हैं इसका गियर बॉक्स का पूरा होजिंग, यानी कि जो पूरा कवर होता है जिसके अंदर ये पूरा ट्रांसमिशन पैक हो जाएगा, उस पार्ट को लगा देते हैं। तो ये सिलिकॉन आपको यूज़ करना होता है ओनली लीकेज के लिए, और कोई वेस्ट नहीं रहता इसको लगाने का, ओनली लीकेज के लिए ही ये लगाया जाता है। जैसे कि दोनों पार्ट ये आपस में मिलने के बाद जो गियर ऑयल भर जाता है गर्म होने के बाद, तो लीकेज वगैरह ना हो।
तो उसको लगाने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है, सभी बोल्ट वगैरह टाइट होनी चाहिए, सभी लॉक वगैरह अच्छे से आपको चेक कर लेने हैं। तो सभी कुछ चेक कर लिया, बिल्कुल ऑल ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पार्ट को फिटिंग करते हैं। हाँ लगा यहाँ डाल दी थोड़ा जगह ना ये। और एक बार आपको लुब्रिकेशन कर देना है पूरे गियर बॉक्स के ऊपर लगा दो। तो सभी जगह पर ये लुब्रिकेशन कर लिया है और यहाँ पर आपको चेक करनी है, ये इस तरीके से पिन आराम से आ जानी चाहिए। ये इजीली आ चुकी है एक बार में और आपको अच्छे से देख लेना है। ये देखिए बड़े ही आराम से जो ट्रांसमिशन का कवर है वो फिटिंग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से फिटिंग हो चुका है। ओके, और अभी हमें क्या करना है, इसके जो बोल्ट वगैरह हैं सभी साइड के बोल्ट लगा देने हैं और साइड से है एक बैक गियर का बोल्ट, उस बोल्ट को भी लगा देते हैं। बैरसल डाला होगा ना, सही है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो बोल्ट है इसको लगाना है। बेसिकली इसमें आपको एक ये देख सकते हैं कॉपर का बारसल देखने को मिलेगा और इस बारसल को वाले बोल्ट को ही आपको सबसे पहले लगाना है, जो कि लगता है यहाँ ट्रांसमिशन की साइड से, यानी कि ये रिवर्स गियर की साइड में आपको इस बोल्ट को लगाना है इस तरीके से, क्योंकि इसका जो सेंटर है उसको चेक करके अगर ये ज़रा भी अपसेट रहता है तो एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस जगह पर है इसका बैक गियर का बोल्ट। कर ले कर टेढ़ा बेटा जो के सभी बोल्टों को टाइट करने के लिए आपको फिर से यूज़ करना है वही 12 mm का सॉकेट। तो कम्प्लीटली अभी हमने इसके जो भी बोल्ट थे यानी कि गियर बॉक्स खोजें के जितने भी बोल्ट थे सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इसके ऊपर जो फिटिंग करना है इसका 5th गियर, उस पार्ट को फिटिंग करने से पहले आपको ध्यान में रखना है उससे छोटे छोटे आपको 2 पार्ट और लगाने हैं, यानी कि ये सिम होती है जो कि इस तरीके से फिटिंग की जाती है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर बॉक्स का जो फेस है उस फेस के ऊपर बिल्कुल मैच हो गई है, यानी कि अगर आप सिम नहीं लगाते हैं तो बेरिंग बिल्कुल नीचे है और सिम लगाने से जो बेरिंग का साइज़ है ये इस तरीके से फेस से मैच हो गया। अगर सिम नहीं लगेगी तो ये सॉफ्ट है, ये ऊपर नीचे प्ले रहेगा, इसलिए कंपनी इस पर सिम लगा करके देती है। और डिपेंड करता है कभी भी आप बेरिंग को चेंज करते हैं तो हो सकता है आपको सिम का जो साइज़ है वो भी एडजस्टमेंट करना पड़े किसी कार में। ओके, और ये जो बड़ा वाला बेरिंग है इसमें आपको कोई भी कैसा भी कहीं कोई सिम नहीं लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेरिंग है ये आपने देखा था इस साइड जो बेरिंग थी वो जैसा ऊपर बेरिंग है सेम उसी टाइप का जो बेरिंग है, यानी कि बॉल बेरिंग टाइप का ही नीचे की साइड बेरिंग दिया हुआ है जो कि हमने हैमर से प्रेस किया था। और इस साइड जो बेरिंग है वो है एक तरीके से रोलर बेरिंग। तो ये जो रोलर बेरिंग होते हैं होता क्या है उनका जो साइज है वो एडजस्टमेंट कभी कभी करना पड़ता है। तो ये वाला जो लॉक है इस लॉक को हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको जो लॉक है इसको फिटिंग कर देना है और इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे इसका 5th गियर हब और 5th गियर स्लेव और साथ ही साथ इसका जो काउंटर गियर है जो कि यहाँ पर हमें फिटिंग करना होता है, जो कि यहाँ से 5th गियर की जो पावर है उसको ट्रांसफ़र करेगा इस रॉड के लिए, या आप ये समझते हैं यहाँ पर जो इनपुट शाफ्ट है ये ट्रांसफ़र करेगी इस वाली शाफ्ट के लिए। ओके, तो इसके ऊपर अभी हम यहाँ पर जो इसका 5th गियर और जो काउंटर गियर है इसको लगाएंगे। तो उससे पहले आपको ये रॉड है इनको अच्छे से घुमा करके चेक कर लेना है, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए ज़रा भी, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जैसे अभी ये एकदम आप देख सकते हैं लाइट वेट एकदम चल रहा है, अगर ज़रा भी टाइट रहेगा तो हो सकता है कार के अंदर आपको भारी चलने की या टाइट सी चलने की इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स को फिटिंग करते टाइम ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, गियर बॉक्स बिल्कुल एकदम ईजिली इस तरीके से फ्री होना चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई आवाज़ या नॉइज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी इस टाइप से। तो जितना हो सके आप गियर को या इंजन को जब भी फिटिंग करते हैं उसको एक तरीके से फ्री तरीके से अगर आप बांधेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अब इसके ऊपर फिटिंग करते हैं इसका पार्ट। यहाँ पर हमने जैसे कि ये सिम लगा दी है, इसका जो लॉक है उस पार्ट को लगा दिया है। तो ये है इसकी प्लेट, बेसिकली ये प्लेट आपको यहाँ पर फिटिंग करनी है इस रॉड की साइड में, यानी कि ये आप छोटा सा कट देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ फिटिंग हो जाती है, इस तरीके से यहाँ कट में फिक्स करनी है। इस प्लेट के जो बोल्ट हैं वो आपको 12 mm को देखने को मिलते हैं जो कि इस टाइप के हैं और ये आपको सभी बोल्ट लगा देने हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर जो बोल्ट लगाने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपको यहाँ पर 6 बोल्ट लगाने होते हैं, यानी 6 बोल्ट आपको यहाँ पर फिटिंग करने हैं। तो अभी इन कम्प्लीटली इन सभी बोल्टों को टाइट कर देते हैं और इसके बाद फिटिंग करेंगे इसका 5th गियर और 5th गियर का काउंटर गियर। ओके, तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग कर देना है।
तो ये है इसका काउंटर गियर, और इसको फिटिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है इस गियर पे आपको, अगर पहला यानी कि ओरिजिनल गियर है ये कभी कार के साथ, तो ये आप यहाँ पर कलर कोडिंग देख सकते हैं। इस कलर कोडिंग को आपको नीचे की साइड मैच करना है, और फ्लैट वाला जो एरिया है इसको ऊपर की साइड रखना है, यानी कि ओवर वाला जो साइज है इसको नीचे की साइड इस तरीके से रखना है। तो ये इस जगह पर फिटिंग कर देते हैं, और इसके जो बोल्ट है इनको टाइट कर लेना है पहले अच्छे से आपको, उसके बाद भी आपको जो 5th गियर उसको फिटिंग करना है। अभी हमने इस जो बोल्ट थे वो सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है, तो उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर इसका निडल बेयरिंग। बेसिकली ये आप देख सकते हैं ये 2 टुकड़ों में आता है, यानी कि आप ये समझते हैं ये टूटा नहीं है, ये 2 टुकड़ों में ही इसी तरीके से कंपनी इसको फिटिंग करके देती है। और ये आपको इस तरीके से लगा देना है, यानी कि दोनों भागों को अलग अलग करके आप लगा सकते हैं ईजीली। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो बेयरिंग है इसका फिटिंग कर देना, और उसके ऊपर फिटिंग करना है इसका ये 5th गियर। तो 5th गियर में आपको एक गियर होता है, इसके बाद इसमें इसके अंदर जो सिंक्रोनाइज रिंग है जो कि हमने अभी रिप्लेस किया है उस टाइप की सिंक्रोनाइजर है, और इसका ये हब है, और ऊपर एक सिलेक्टर है। ओके, तो इसके ऊपर आपको लगाना है इसका ये फॉर्क, और ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक लॉक लगा देना है जो कि इस टाइप का है, ये आप इसको एक प्लायर की हेल्प से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। ओके, तो ये लॉक भी आपको चेक कर लेना है गियर फिटिंग के टाइम पे, गियर लॉक डैमेज रहता है या लूज रहता है तो उसको आपको रिप्लेस करना होता है। अब रही बात इसके बोल्ट को टाइट करने की, तो यहाँ पर अभी हम इस बोल्ट को लगा देते हैं इसके इस साइड में। तो इसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसका जो बोल्ट है इसको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसका जो नट है इसको लगा देते हैं। तो ये आपको 24 mm का एक नट देखने को मिलेगा। अगर इसका ये लॉक डैमेज है तो ये भी आपको चेंज करना होता है। ला जाके हो जल्ला या टाइट कर। अभी हमने इस बोल्ट को टाइट कर दिया है, और ये इस जगह पर हमने इसको लॉक भी कर दिया टाइट करके। और इस साइड ये है इसका फॉर्क का बोल्ट जो कि 10 mm का होता है, और ये इस जगह पर आपको लगाना होता है। तो आप देखेंगे जो भी ओरिजिनल चीज़ होती है कार के साथ की, उसके ऊपर कंपनी एक तरीके से कलर मार के देती है। इस जगह पर भी कलर कोड है, यहाँ भी कलर कोड है, इस लॉक के ऊपर भी कलर कोड है, इस जगह भी कलर कोड है, बोल्ट के ऊपर भी कलर कोड है, इस नट के ऊपर भी कलर कोड है, यानी कि इन सभी जगह पर कलर कोड लगा के दिया है कंपनी ने। तो इस बोल्ट को भी टाइट कर देते हैं। तो ये आपको 10 mm का बोल्ट होता है, और इसमें आपको टॉर्क यूज़ करना है ओनली 8 mm का करना होता है मैक्सिमम। इससे ऊपर आपको ज़्यादा टॉर्क नहीं लगाना है, क्योंकि ये बोल्ट बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो बहुत ही हिसाब से आपको ये टाइट करना है। ओके, तो ये हो चुका है इसका 5th गियर का लॉक, एकदम फॉर्क वगैरह सब कुछ रेडी है यहाँ से। और इसके ऊपर हम लगाते हैं इसका पीछे बैक कवर, यानी कि ये होता है इसका 5th गियर का कवर, आप इसको बोल सकते हैं। इस जगह पर फिटिंग होता है, और जो भी ऑयल होता है वो पूरा का कम्प्लीटली यहाँ पर इसमें स्टोर होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस जगह से छोटा सा पाइप दिया हुआ है ऑयल के लिए, और ये जाता है सीधे इस मेन शाफ्ट के अंदर। तो मेन शाफ्ट के अंदर से जो ऑयल आता है रोटेट होते हुए वो इस जगह पर पीछे की साइड आता है बैक साइड से, और यहाँ गियर में भी लुब्रिकेशन करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो बोल्ट इसमें लगाने हैं वो भी इसमें 10 mm के लगाने होते हैं। तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपको इसमें 9 बोल्ट लगाने होते हैं। और ऊपर प्लेट पे आपको 6 बोल्ट लगाने होते हैं, और 2 बोल्ट आपको नीचे बैक गियर की, यानी कि जो इसका फॉर्क होता है वहाँ पर आपको 2 लगाने होते हैं। 1 बोल्ट आपको यहाँ बैक साइड में लगाना होता है, बाकी का आपको 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 बोल्ट आपको बाहर की साइड से लगाने हैं, और 3 बोल्ट आपको उसके पीछे बैक साइड से लगाने होते हैं, यानी गियर बॉक्स के अंदर की साइड से। यानी गियर बॉक्स के अंदर की साइड से। ओके, तो ये टोटल इसमें इतने बोल्ट होते हैं, ये मैंने आपको पूरा काउंट करके बता दिया है। और इसके ऊपर का जो कवर है इसको लगा देते हैं। उसके बाद ये गियर जो है इसके बाद का जो पार्ट है, यानी कि ये है इसका गियर सिलेक्टर लीवर, जो कि इस जगह पर फिटिंग होता है। ये मैंने आपको अभी नॉर्मली फिटिंग करके दिखा दिया, लेकिन ये किस तरीके से फिटिंग होता है ये अभी हम आपको दिखा देते हैं। ओके, तो उससे पहले अभी हम लगाएंगे इस कवर को, यानी कि इस 5th गियर के कवर को पहले लगा देते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इस पार्ट को भी फिटिंग करना होता है। तो टोटल आपको इसमें भी 4 बोल्ट लगाने होते हैं, और 2 बोल्ट आपको उसके पीछे बैक साइड में लगाने होते हैं। तो ये आपको देखना है, इस तरीके से बड़े ही हिसाब से इसको कवर को फिटिंग करना है बस। ओके, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बाकी के 10 mm के बोल्ट हैं, इनको लगा देते हैं।
करवा लो। वो ये है इसका रिवर्स गियर स्विच। ओके, तो यानी कि जो इसका बैक पार्ट था, यानी कि अगर हम कहें तो इसमें जो मेन, तो अभी करते हैं इसका पीछे का बैक पार्ट फिटिंग। यानी कि हमने यहाँ पर जो इसका कवर था 5th गियर का फिटिंग कर दिया है, और इस जगह पर ये आपको इसका जो रिवर्स गियर स्विच है ये लगा देना है। और यहाँ पर आपको जो तीनों रॉड हैं ये आप इस जगह पर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल इस तरीके से आपको बिल्कुल रखनी है, यानी कि 3 पार्ट में है। तो एक रॉड काम करती है फर्स्ट सेकंड के लिए, दूसरी काम करती है 3rd एंड 4th के लिए, और जो तीसरी रॉड है वो काम करती है 5th एंड रिवर्स गियर के लिए। तो ये आपको इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन पे रखनी है। और सामने आप एक छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ही आपको एक रॉड है, यानी कि ये गियर सिलेक्टर, इस रॉड को आपको फिटिंग करना है उस छोटे से होल पे। और ये वाला जो पार्ट है जो कि गियर डालने का काम करता है, यही है मेन सिलेक्टर। ये जो है इस तरीके से आगे पीछे होता है और इसमें गियर सिलेक्ट करने का काम करता है। तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग कर देना है इसका गियर सिलेक्टर लीवर। ये देखिए, और बड़े ही प्यार से बैठना चाहिए, बड़े ही इजीली तरीके से। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 बोल्ट ऊपर की साइड लगाने होते हैं, और 1 बोल्ट आपको यहाँ इसके पीछे बैक साइड में यहाँ पर लगाना है। ओके, तो लगा देते हैं इसके 4 बोल्ट ऊपर की साइड, जो कि आपको 12 mm के लगाने होते हैं। और उसके बाद हम आपको यहाँ पर गियर को शिफ्ट करके भी दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करता है, गियर को शिफ्ट करने का, यानी कि गियर डालने का। और यहाँ पर फिटिंग होती है इसकी गियर लीवर वायर, यानी कि एक वायर यहाँ पर फिटिंग होती है, दूसरी वायर यहाँ पर फिटिंग होती है। तो ये वाली जो वायर है ये काम करती है जब भी आप गियर लीवर को इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन पे हिलाते हैं, तो वो वाला काम करती है ये वाली वायर। और ये वाला जो लीवर है, यानी कि यहाँ पर जो वायर लगेगी वो काम करेगी गियर को सिलेक्ट करने का, 3rd, 4th, 5th, 1st, 2nd, या जो भी आप गियर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये 4 बोल्ट टाइट करने के बाद कम्प्लीटली बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस बैक गियर स्विच को टाइट करने के बाद बिल्कुल रेडी है ये ट्रांसमिशन कार के अंदर फिटिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले अभी हम इसकी जो AC की फिटिंग वगैरह है, यानी कि इसकी जो कूलिंग कॉइल वगैरह इसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद फिटिंग करेंगे इसके ट्रांसमिशन को, और साथ ही साथ जो सस्पेंशन का पार्ट है उसको भी करेंगे फिटिंग। ओके, तो ये इस तरीके से कम्प्लीटली फिटिंग है ट्रांसमिशन। तो एक बार मैं आपको शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सिलेक्टर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ये देखिए, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट। ओके, तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गियर बिल्कुल जब भी परफेक्ट तरीके से काम करेगा, बिल्कुल एकदम फ्री चलेगा, फ्री तरीके से रहेगा, कोई प्रॉब्लम गियर में नहीं आएगी। तो ये था इसका मारुति सुजुकी एर्टिगा का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि है 5 स्पीड, ओके, फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन। और ये इसको फिटिंग करने के लिए आपको खोलना होता है काफ़ी पार्ट, यानी कि इसकी बैटरी है, बैटरी बॉक्स है, आगे के दोनों ड्राइव एक्सल हैं, क्लच प्लेट वगैरह भी हमने इसकी खोली हुई है टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए। इस साइड आप देख सकते हैं ये इसका सामने की साइड फ्लेविल वगैरह और पूरा सब फ्रेम वगैरह हमने इसका हटाया हुआ है सस्पेंशन के लिए। ओके, तो काफ़ी टाइम से कार खड़ी भी हुई थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इस पर डस्ट वगैरह का भी लगी हुई है। और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो कि है, तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो कि है वोल्क्सवैगन एमियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने इसका जो ट्रांसमिशन है पूरा कंप्लीट फिटिंग कर दिया है। तो ये थी इसकी क्लच रिड्यूस बेयरिंग, और इस साइड ये इसका जो ट्रांसमिशन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसकी क्लच प्लेट। तो बेसिकली अभी हमने इसकी जो क्लच प्लेट थी ये भी हमने खोल करके चेक की हुई थी, क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है, तो बिल्कुल ओके है। तो ये थी इसकी क्लच प्लेट, और ये है इसका क्लच कवर, यानी कि इसका प्रेशर प्लेट। तो इसको इस तरीके से आपको लगाना होता है। ओके, और इस पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है, ये आप देख सकते हैं इस साइड में इसका पार्ट नंबर वगैरह, और फ्लाईव्हील साइड और ट्रांसमिशन साइड ये लगा। और इसको लगाने के लिए आपको ये इस तरीके से फिटिंग करना होता है इसके फ्लेव्हील पर। ये सामने इसका फ्लेव्हील है, तो अभी इस तरीके से इसको लगा देते हैं और इसके सभी बोल्टों को टाइट करना है हमें। तो ये है इस जगह पर इसके कुछ बोल्ट, तो लगा देते हैं इसके सभी बोल्टों को। इस तरीके से आपको जो इसका क्लच प्लेट है इसको लगा देना है, और इसका जो सेंटर है इसको आपको अच्छे तरीके से मैच करना होता है। तो एक बार हम आपको लाइट की हेल्प से यहाँ चेक करा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको ठीक इस तरीके से सेंटर पर रखना होता है। ओके, तो बिल्कुल एडजस्टमेंट करके प्रॉपर ही आपको इसको जो क्लच है इसको टाइट करना होगा। तो यहाँ पर ये इसके कुछ बोल्ट लगे हुए हैं, इन सभी बोल्टों को भी टाइट करना होता है इस तरीके से।
अभी हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन को। तो इस जगह पर ये इसकी जो क्लच प्लेट है इसको कम्प्लीटली पूरा फिटिंग कर दिया इसके सभी बोल्टों को लगा करके। तो ये था इसका ट्रांसमिशन। तो फिटिंग करते हैं इस ट्रांसमिशन को इस कार के अंदर, जो कि इस जगह पर इसकी लोकेशन है। चलो तो अभी कर रहे हैं हम इस ट्रांसमिशन को फिटिंग इस कार के अंदर। एक मिनट पकड़े रखना बस। तो यहाँ पर आपको बड़ी बारीकी से देखना होता है, कोई तार वगैरह या कोई पाइप वगैरह। सेंटर देखो, मैं नहीं दिख रहा कुछ भी पार्ट के अंदर तो नहीं आ रहा है, नीचे तो देखना पड़ता है। एक मिनट पकड़ो, पकड़े रहोगे? चलो पकड़े रहना, छोड़ रहा हूँ। चल जा चल। बड़ा कितना करना है, उठाना है, कितना करना है ना, ऐसे ही जाएगा। बैठ गया, चल ऊपर से बेटा। बोल्ट लगाओ, बोल्ट का बोल्ट मिल जाएगा। ये बोल्ट कौन से बोल्ट हैं आगे? 17 का 14 का होगा कोई सा। अरे उठाइए, अरे लाइन में उठाना ऊपर से थोड़ा सा और। क्यों अभी नहीं आया? ऊपर से नहीं आया, नीचे से आ गया बिल्कुल करेक्ट। देख 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 देख, नहीं इंजन घुमा दे, पाना है ज्यादा पड़ा। बोल्ट आ गया तुम्हारा? हाँ बोल्ट आ गया दोनों, मेरे भी आ गया एक नीचे का। कस के तो आई है अगर। तो फाइनली अभी हमने इस कार को पूरा कंप्लीट कर दिया है, यानी कि इसकी जो टाइमिंग चेन वगैरह थी पूरा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है, और इस साइड पूरा फ्यूल इंजेक्टर, टर्बो चार्जर, EGR वगैरह, और कंप्लीटली अभी हम लगाने वाले इसमें बैटरी, और ट्रांसमिशन भी पूरा फिटिंग हो चुका है। और साथ ही साथ हमने आपको जैसा बताया था इसकी AC की सर्विसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो AC में भी हमने अभी इसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो वैक्यूम वगैरह चेक हो रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं है। साथ ही साथ इसका जो डैशबोर्ड वगैरह है वो भी पूरा कंप्लीटली फिटिंग कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं एक एक चीज़ बिल्कुल जैसे होता है फिटिंग ओरिजिनली उसी तरीके से सारी चीज़ें फिटिंग है। लेकिन अभी स्टीयरिंग का जो कवर है वो अभी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि सब वगैरह मार देते हो, काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगाई है। साथ ही साथ अभी हम इसको ड्राई क्लीन वगैरह भी करेंगे पूरी कार को। ओके, तो कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम इसको पूरा कंप्लीट करके एक बार आपको छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेके चेक कराएंगे, जिसमें अभी हम आगे से जो इसका फ्रंट बम्पर वगैरह है, हेडलाइट वगैरह है, उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हमने साथ ही साथ इस कार में जो गियर बॉक्स का काम था पूरा कंप्लीट कर दिया है, सस्पेंशन का काम पूरा कंप्लीट कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें कुछ पैनल थे जो कि डेंट पेंट भी होने थे, तो वो कार भी हमने डेंट का और पेंट का जो बॉडी वर्क था वो भी कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की साइड से, आगे की साइड से, चारों साइड से पूरी कार जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी वॉश होना बाकी है। तो उससे पहले अभी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ इसकी जो प्रॉब्लम थी। बेसिकली एक तरीके से मैं कहूँ तो कार में पूरा काम हुआ है, यानी कि जो भी इसमें ड्राई क्लीन वगैरह होती है सभी कुछ कंप्लीट हुई है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ एकदम ओके कर दिया है, वरना ये पहले की क्या कंडीशन थी इसकी। AC वगैरह भी हमने इसका खोला हुआ था, तो एकदम AC वगैरह भी सब कुछ ऑल ओके है। आप देख सकते हैं हमने विंडो को चढ़ाया हुआ है, दोनों चारों विंडो एक तरीके से क्लोज है, परफेक्ट। सीट कवर वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, अब कार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो इसमें मेनली प्रॉब्लम थी वो थी फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में, तो ये अभी मैं आपको फर्स्ट गियर डाल के एक बार चेक कराता हूँ। तो अभी हमने फर्स्ट गियर लगाया हुआ है, कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सेकंड गियर, कार को ड्राइव कर रहे हैं। कोई चेक इंजन लाइट या कोई माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप नहीं है, ओनली फ्यूल का जो लेवल है वो थोड़ा लो है, इसलिए एक फ्यूल लेवल लाइट आ रही है। ये थर्ड गियर, तो थर्ड गियर के बाद जब भी हम सेकंड गियर शिफ्ट करते थे वो शिफ्ट नहीं होता था, अब शिफ्ट थर्ड के बाद में ये देखिए हमने सेकंड गियर शिफ्ट किया, इजीली शिफ्ट हो गया। और सेकंड के बाद जब हम फर्स्ट शिफ्ट करते थे तो वो भी नहीं होता था, तो ये देखिए वो भी शिफ्ट हो चुका है।
तो एकदम जो गियर है परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम आती है गियर बॉक्स के अंदर, एर्टिगा हो या वो स्विफ्ट डिजायर हो या फिर वो मारुति की एस क्रॉस हो या कोई भी कार हो, इनमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा आती है सिंक्रोनाइजर रिंग की, जो कि अभी हमने इस वीडियो में चेंज की हुई है, आपको दिखाया भी हुआ है। बाकी का इसका जो टाइमिंग किट वगैरह है वो भी हमने इसमें चेंज किया हुआ है। बॉडी का जो काम है वो कम्प्लीटली किया हुआ है, टैकलिंग वगैरह, डेंट पेंट, जो भी बॉडी का वर्क था वो पूरा कुछ किया हुआ है एकदम एक्यूरेट करके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।